दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का 12वां भाग, जिसमें हम गुप्त और गुप्तोत्तर काल के राजनीतिक घटनाक्रम, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है उसमें आपसे पूछा गया है कि प्रशस्ति का अर्थ क्या होता है, आपको बताना है। प्रशस्ति का अर्थ क्या है? तो दोस्तों सही उत्तर है कि प्रशस्ति का अर्थ जो है वो राजा की स्तुति करना होता है, यानी किसी वस्तु या किसी की प्रशंसा में लिखा गया भाषण, ग्रंथ, ये प्रशस्ति कहलाता है। और प्रशस्ति जो था वो किसी राजवंश के विषय में जानकारी देती है। इनका प्रयोग राजा या प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा अपनी प्रशंसा में करवाया जाता था। तो प्रशस्ति का मतलब राजा की स्तुति या उनके प्रशंसा तथा उनके कार्यों का गुणगान होता है। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने सीलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन को बोधगया में विहार बनाने की अनुमति दी थी? तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त। दोस्तों समुद्रगुप्त जो है उसका समकालीन राजा जो है श्रीलंका का सीलोन नरेश मेघवर्ण जो मेघवर्मन था। और चीनी स्रोतों से पता चलता है कि उसने समुद्रगुप्त के पास उपहारों सहित एक दूतमंडल भेजा था और गुप्त नरेश की आज्ञा से उसने बोधि वृक्ष के उत्तर में लंका के बौद्ध भिक्षुओं के लिए एक भव्य विहार का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित पर विचार करना है आपको और बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। देखिए, कथन एक है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों पाल वंश के दौरान विकसित हुए थे। कथन दो है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोनों खिलजी वंश के द्वारा नष्ट कर दिए गए थे। तो सही उत्तर क्या है, इसमें से आपको सही उत्तर बताना है। इसमें कथन एक केवल सही है। सही उत्तर है कि नालंदा विश्वविद्यालय और विक्रमशिला विश्वविद्यालय दोस्तों दोनों ही पाल वंश के दौरान विकसित हुए थे। ये आपका कथन सही है। और देखिए इसमें जो ये कहा गया है कि इन दोनों को 1193 के आसपास तुर्क आक्रांता मोहम्मद बख्तियार खिलजी द्वारा भी नष्ट किया गया था, न कि सल्तनतकालीन खिलजी वंश के किसी शासक द्वारा। दोस्तों तो ये खिलजी वंश के द्वारा नहीं नष्ट किया गया था, बल्कि तुर्क वंश या तुर्क आक्रांता मोहम्मद बख्तियार खिलजी द्वारा इसको नष्ट किया गया था। तो इसलिए कथन दो नहीं सही है, कथन एक आपका सही है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पुष्यमित्र शुंग के बाद कौन राजा बना था? तो सही उत्तर है अग्निमित्र। ऑप्शन ए आपका सही है। पुष्यमित्र की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अग्निमित्र शुंग वंश का राजा बना था। अपने पिता के शासनकाल में वह विदिशा का उपराजा था और शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूमि अत्यंत निर्बल और विलासी था। वो अपने शासन के अंतिम दिनों में अपने अमात्य वासुदेव के षड्यंत्रों द्वारा मार दिया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती हैं? तो याद रखिएगा, जो बाघ की गुफाएं हैं दोस्तों ये गुप्त युग की चित्रकला का जो है प्रतिनिधित्व करती हैं। गुप्त काल में गुफा चित्रांकन का दूसरा प्रमुख उदाहरण बाघ की गुफाएं हैं, जिनकी विधि गुप्तकालीन है और इन गुफाओं के चित्र जो हैं लोक जीवन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में युद्ध और शांति का मंत्री जो होता था उसे क्या कहा जाता था? तो सही उत्तर है संधि विग्रहिक। दोस्तों गुप्त काल में जो युद्ध और शांति का मंत्री था उसको संधि विग्रहिक कहा जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासक ने अश्वमेध यज्ञ संपादित कराया था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी कुमारगुप्त प्रथम ने। दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम वह गुप्त शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ चलाया था और कुमारगुप्त प्रथम के सिक्कों से पता चलता है कि उसने उस अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया था। और दोस्तों यहाँ पर देखिए कि जे रत्नाकर जो हैं एक विचारक हैं, इतिहासकार हैं, उन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के साथ इसकी साम्यता करते हुए बताया है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने अश्वमेध यज्ञ किया था, लेकिन इस मत का समर्थन किसी अन्य साक्ष्य से नहीं होता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कुमारगुप्त प्रथम ने जो है अश्वमेध यज्ञ कराया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अभिलेख में से पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किस में किया गया है? तो किस अभिलेख में पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों कुमारगुप्त प्रथम का मंदसौर अभिलेख। इसमें पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है
पट्टवाय श्रेणी क्या होता है? दोस्तों पट्टवाय जो होते थे वो रेशमी सूत बुनने वालों की समिति होती थी और मंदसौर के लेख में सबसे पहले पट्टवाय श्रेणी का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्रोत में मिहिर कुल की एक शैतान के अवतार के रूप में जो है पहचान की गई है? तो सही उत्तर है चीनी। दोस्तों चीनी अभिलेखों में मिहिर कुल को शैतान के अवतार के रूप में पहचान की गई है। स्कंदगुप्त की मृत्यु के बाद हूणों का नेता तोरमाड़ और उसके पुत्र और उत्तराधिकारी मिहिर कुल ने गंगा घाटी पर पुनः अधिकार किया था और मिहिर कुल अत्यंत क्रूर और अत्याचारी शासक हुआ। चीनी यात्री सुंगयुंग और वेनसांग ने मिहिर कुल को शैतानी शासक बताते हुए उसको बौद्ध विरोधी भी बताया था। अगला प्रश्न है, आशवपाई दृश्य निम्नांकित किस कला में चित्रित पाए गए हैं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों मथुरा कला में। आशवपाई दृश्य जो हैं वो मथुरा कला में चित्रित किए गए हैं। दोस्तों आशवपाई का मतलब ये है पान गोष्ठी। कुबेर की आशवपाई यानी कुबेर की पान गोष्ठी की मूर्तियाँ मथुरा के पालीखेरा, नरोली और महोली से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को राजाधिराजर्षि की उपाधि दी गई है? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरी गुहालेख जो है उसमें चंद्रगुप्त द्वितीय यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को राजाधिराजर्षि की उपाधि दी गई है। अगला प्रश्न है, किसके दरबार का नवरत्नों से संबंध था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार का संबंध नवरत्नों से था। दोस्तों इसके दरबार में नवरत्न विराजमान थे और नवरत्नों में ये 9 विद्वानों की सभा थी जिसमें कालिदास थे, धन्वंतरी, छपड़क, अमर सिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर पर, बाराह मिहिर और बरुरिच जैसे विद्वान थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण सिक्के किसके द्वारा प्रचलित किए गए थे? आपको बताना है। तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त प्रथम द्वारा अश्वमेध प्रकार के स्वर्ण सिक्के प्रचलित किए गए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त काल के दौरान लोकर्का के रूप में किस देवता का उल्लेख किया गया है? लोकर्का के रूप में किस देवता का उल्लेख गुप्त काल के दौरान किया गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों सूर्य देवता का उल्लेख। लोकार्क या लोकर्का के रूप में सूर्य देवता का उल्लेख किया गया है। और दोस्तों अभिलेखों में सूर्य देवता के कई नाम मिलते हैं जैसे भास्कर, आदित्य, वरुण स्वामी और मार्तंड इत्यादि। मंदसौर शिलालेख के प्रारंभिक श्लोकों में सूर्य की उपासना भी की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस वंश के शासकों द्वारा भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य मिला है? आपको बताना है। तो सही उत्तर है भूमि अनुदान का प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य सातवाहन वंश के शासकों में मिला है। और दोस्तों सातवाहन वंश के शासकों के अभिलेखों में भूमि और ग्राम दान में दिए जाने के अनेक उल्लेख मिलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित वंशों में उस वंश की पहचान कीजिए जिसने सर्वप्रथम भू अनुदान जारी किया गया था। तो आप जानते हैं सातवाहन वंश था। और गुप्त काल के निम्नलिखित में से किस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उकेरे गए हैं? तो उत्तर है नचना कुठार मंदिर। दोस्तों गुप्त काल का मंदिर नचना कुठार, यहाँ पर शिव पार्वती मंदिर के साथ साथ ऐसे भी मंदिर हैं जिनमें संगीत वाद्यों के साथ मूर्तियाँ उकेरी गई हैं। अगला प्रश्न है, काचगुप्त की ऐतिहासिकता का साक्ष्य क्या है? तो सही उत्तर है मुद्रा। दोस्तों प्रयाग प्रशस्ति के प्रारंभ में 8 श्लोक मिले हैं जिनमें से कुछ खंडित अवस्था में हैं और चतुर्थ श्लोक में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त के उत्तराधिकारी चुने जाने का विवरण है। और समुद्रगुप्त के अन्य भाइयों ने उसके निर्वाचन का विरोध किया और समुद्रगुप्त को उनके साथ उत्तराधिकार का एक युद्ध लड़ना पड़ा था। इस विद्रोह का नेतृत्व काच नामक उसके भाई ने किया था। काच के नामधारी कुछ सिक्के भी मिलते हैं। इसके मुख्य भाग पर राजा की आकृति और मुद्रा लेख काच पृथ्वी को जीतकर उत्तम कर्मों द्वारा स्वर्ग को जीतता है, ये उत्कीर्ण है। लेकिन पृष्ठ भाग पर सर्वराजोच्छेता विरुद्ध अंकित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त संवत। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो उत्तर है गुप्त संवत 61 का मथुरा स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है और वह प्रथम गुप्त शासक था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। मेहरौली लेख के अनुसार उसने विष्णुपद पर्वत पर विष्णु ध्वज की स्थापना करवाई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्त युगीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं कहाँ से मिलती हैं?
तो सही उत्तर है दुर्जनपुर से। दोस्तों बेसनगर यानी विदिशा के पास स्थित दुर्जनपुर नामक स्थान से 3 जैन मूर्तियां मिली हैं, जिनकी चरण चोटियों पर गुप्तकालीन ब्रह्मलिपि में 3 लेख उत्कीर्ण हैं और इसमें महाराजा धीराज रामगुप्त नामक राजा का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्तकालीन ब्राह्मी अभिलेख से युक्त जैन प्रतिमाएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो आप जानते हैं दुर्जनपुर से। अगला प्रश्न है, पूना ताम्रपत्र लेख कहाँ से संबंधित है, किससे संबंधित है? तो सही उत्तर है दोस्तों प्रभावती गुप्ता से संबंधित है पूना ताम्रपत्र लेख, और ये अभिलेख वाकाटक वंश के इतिहास की जानकारी के लिए एक महत्वपूर्ण लेख माना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, वासिष्ठी पुत्र पुलुवामी के नासिक प्रशस्ति के अपरांत का समीकरण अधोलिखित किस स्थान से लिया जाता है? तो सही उत्तर है उत्तरी कोंकण। दोस्तों सातवाहन शासक वासिष्ठी पुत्र पुलुवामी के नासिक प्रशस्ति में जो अपरांत का समीकरण है ये उत्तरी कोंकण से लिया जाता है, और सातवाहन वंश का संस्थापक शिमुक था। इस वंश के शासकों की राजधानी प्रतिष्ठान मानी जाती है। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का प्रथम शासक किसे माना जाता है? तो उत्तर है दोस्तों श्रीगुप्त को। श्रीगुप्त को दोस्तों गुप्त वंश का प्रथम शासक या संस्थापक माना जाता है, और 275 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना महाराजा श्रीगुप्त द्वारा की गई थी। लेकिन गुप्त वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक चंद्रगुप्त प्रथम था, जिसने 319 से 334 ईस्वी तक शासन किया था, और इसने अपनी महत्ता सूचित करने के लिए अपने पूर्वजों के विपरीत महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। दोस्तों लिच्छवियों का सहयोग और समर्थन प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त प्रथम ने उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में उसे लिच्छवी दौहित्र यानी लिच्छवी कन्या से उत्पन्न बताया गया है, और वायु पुराण और नारद स्मृति से गुप्त युग की महत्वपूर्ण सूचनाएं मिलती हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप जान गए होंगे गुप्त शासकों में से किसको लिच्छवी दौहित्र कहा गया है? तो सही उत्तर है दोस्तों समुद्रगुप्त को। देखिए समुद्रगुप्त को जो है लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। यहाँ पर गुप्त शासकों में लिच्छवी दौहित्र किसको कहा गया है? तो समुद्रगुप्त को दोस्तों उसके प्रयाग प्रशस्ति में लिच्छवी दौहित्र कहा गया है। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त सम्राट कौन था? तो ये था दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम। दोस्तों गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त था, लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, और उसने अपनी महत्ता सिद्ध करने के लिए महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है कि दोस्तों गुप्त संवत कब आरंभ हुआ था? आपको बताना है गुप्त संवत का आरंभ कब हुआ था। तो सही उत्तर है 319 ईस्वी में। 319 ईस्वी में दोस्तों गुप्त संवत का आरंभ हुआ था, और इसको शुरू करने का श्रेय चंद्रगुप्त प्रथम को दिया जाता है। दोस्तों गुप्त संवत और शक संवत के बीच 241 वर्षों का अंतर है। याद रखिएगा, शक संवत जो कनिष्क के समय शुरू किया गया था, कनिष्क के समय कुषाण वंश में, और गुप्त संवत, इन दोनों के बीच याद रखिएगा 241 वर्ष का अंतर है। अगला प्रश्न वही है कि गुप्त संवत प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? चंद्रगुप्त प्रथम को। और अगला प्रश्न है किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे। दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम के पहले श्रीगुप्त और घटोत्कच द्वारा सिक्के जारी करना का कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अगला प्रश्न भी बहुत ही महत्वपूर्ण है कि कौन प्रथम गुप्त शासक था जिसने स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे? तो सही उत्तर है चंद्रगुप्त प्रथम ने सबसे पहले स्वर्ण के सिक्के जारी किए थे। अगला प्रश्न है दोस्तों, इलाहाबाद शिलालेख में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति है जिसके रचयिता कौन हैं जो उनके दरबारी कवि थे? तो जानते हैं दोस्तों समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है जिसको कि प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है, इसके रचयिता हरिसेन माने जाते हैं। दोस्तों इलाहाबाद का स्तंभ अशोक स्तंभ अभिलेख जो है वो है हरिसेन ने संस्कृत भाषा में प्रशंसात्मक वर्णन प्रस्तुत किया गया, इसको प्रयाग प्रशस्ति भी कहा जाता है, और इसमें समुद्रगुप्त की विजयों का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न देखिए इसी से संबंधित है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा? हरिसेन द्वारा की गई थी। और ये प्रश्न आपके कई बार पूछा है दोस्तों कि प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन थे? तो ये थे हरिसेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति का कोट्टूर स्थान अधोलिखित किस स्थान से जुड़ा हुआ माना जाता है? तो आपको बताना है, सही उत्तर है दोस्तों
उड़ीसा के गंजम जिले का कोठूर। प्रयाग प्रशस्ति में जो कोट्टूर स्थान है, इसको उड़ीसा जिले के गंजम जिले में कोठूर नामक स्थान से इसका समीकरण मिलता है। और समुद्रगुप्त के इतिहास का सर्वप्रमुख स्रोत इलाहाबाद स्तंभ लेख अथवा प्रयाग प्रशस्ति है। इसकी रचना समुद्रगुप्त के महासंधि विग्रहिक हरिसेन ने की थी। और प्रयाग प्रशस्ति में जो कोट्टूर नामक स्थान है वो उड़ीसा के गंजाम जिले में कोठूर नामक स्थान से इसकी गणना की जाती है। पुंड्रवर्धन अधोलिखित में से किस स्थान से समीकृत किया जाता है? तो सही उत्तर है उत्तरी बंगाल से। दोस्तों, गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम के समय में उत्तरी बंगाल में पुंड्रवर्धन नामक गुप्तों का एक प्रदेश था और आधुनिक बांग्लादेश के दिनाजपुर जिले में स्थित दामोदरपुर से उसका ताम्रपत्र मिलता है। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। और समुद्रगुप्त गुप्त वंश का महान शासक था, वो कभी पराजित नहीं हुआ था। उसकी वीरता को देखकर विंसेंट स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा था। कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमांक या विक्रमादित्य भी कहा जाता है और इसकी माता का नाम दत्त देवी था। इसका काल गुप्त काल का स्वर्ण युग माना जाता है और कुमारगुप्त चंद्रगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न हुआ था। कुमारगुप्त ने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। और हूड़ों पर स्कंदगुप्त की सफलता का विवरण इसके जूनागढ़ अभिलेख और भीतरी स्तंभलेख से प्राप्त होता है। यही प्रश्न देखिए किसने, देखिए भारत का नेपोलियन कौन है? तो समुद्रगुप्त है। और समुद्रगुप्त को किसने भारत का नेपोलियन कहा था? तो सही उत्तर है V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ ने दोस्तों समुद्रगुप्त को उसकी विजयों से प्रभावित होकर भारत का नेपोलियन कहा था। अगला प्रश्न है, कौन सा सम्राट एक कुशल संगीतज्ञ भी था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है समुद्रगुप्त। दोस्तों, समुद्रगुप्त एक कुशल संगीतज्ञ भी था क्योंकि उसके सिक्कों पर उसे बीड़ा वादन करते हुए चित्रित किया गया है और इससे स्पष्ट होता है कि वह एक कुशल संगीतज्ञ भी था। अगला प्रश्न है दोस्तों, समुद्रगुप्त के समय कांची का राजा कौन था? आपको बताना है। तो सही उत्तर है विष्णुगुप्त। कांची का राजा समुद्रगुप्त के समय विष्णुगुप्त था और विष्णुगुप्त संभवतः पल्लव वंशी राजा था। कांची जो है मद्रास में कांजीवरम के नाम से जाना जाता है। यही प्रश्न एक बार और पूछा है कि समुद्रगुप्त के शासनकाल में कांची का राजा कौन था? तो ये था दोस्तों विष्णुगुप्त। और ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसलिए आप इसको तैयार कर लीजिएगा कि प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी वो कौन था? तो आप जानते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। इसने परम भागवत और विक्रमांक की उपाधि धारण की थी। यही प्रश्न देखिए कई बार परीक्षाओं में पूछा है दोस्तों कि प्रथम गुप्त शासक या निम्नलिखित में से प्रथम गुप्त शासक कौन था जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की थी? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, किस राजा को देवराज के नाम से जाना जाता है? तो सही उत्तर है देवराज के नाम से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, किस गुप्त राजा को देवगुप्त भी कहा जाता है? तो सही उत्तर है देवगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है। और देवराज आप जानते हैं कि देवराज दोस्तों ये चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को जो है देवराज कहा जाता है। दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि कब धारण की थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है शकों के उन्मूलन के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय को शक विजेता भी कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय का एक अन्य नाम देव भी था और उसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री भी कहा जाता है। इसके अलावा उसने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि की उपाधियां धारण की थीं। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों में किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो यहाँ पर देखिए कि गुप्त शासकों में चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर विजय करने के बाद सबसे पहले विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। और स्कंदगुप्त ने भी हूणों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त द्वितीय की तरह विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो चंद्रगुप्त द्वितीय और स्कंदगुप्त दोनों ने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने किस एक राजवंश से वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था? नागवंश, वाकाटक वंश, कदंब राजवंश या लिच्छवी राजवंश? तो सही उत्तर है
लिच्छवी राजवंश से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किया था। क्योंकि लिच्छवी राजवंश के साथ चंद्रगुप्त प्रथम ने वैवाहिक संबंध स्थापित किया था, उसने उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ अपना विवाह किया था। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने लिच्छवी राजवंश से संबंध स्थापित नहीं किया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने दोस्तों नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ अपना विवाह किया और उससे एक कन्या प्रभावती गुप्ता उत्पन्न हुई। वाकाटकों का सहयोग प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया था। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह किस वंश के या किस राजवंश के राजा के साथ किया था? तो सही उत्तर है वाकाटक राजवंश के शासक के साथ चंद्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह किया था। कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी? तो सही उत्तर है प्रभावती गुप्ता। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस वाकाटक राजा ने अनुदान ग्राहियों को चेतावनी दी कि यदि शासक के खिलाफ साजिश रची गई तो उनका अनुदान रद्द किया जा सकता है? तो सही उत्तर है प्रवरसेन द्वितीय। दोस्तों प्रवरसेन द्वितीय वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय का पुत्र था, जिसका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्ता के साथ हुआ था। उसने अनुदान प्राप्त करने वालों को सख्त चेतावनी दी कि यदि शासक के विरुद्ध षड्यंत्र किया गया तो अनुदान समाप्त कर दिया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेहरौली स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? आपको बताना है। तो मेहरौली स्तंभ लेख चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। दोस्तों दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान से मेहरौली लौह स्तंभ लेख प्राप्त हुआ है, जो वर्तमान में कुतुब मीनार के पास है। इसमें चंद्र नामक किसी राजा की उपलब्धियों का वर्णन किया गया है, जिसको चंद्रगुप्त द्वितीय से समीकरण स्थापित किया जाता है। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल नहीं था कौन? तो ऑप्शन है अमर सिंह, बेताल भट्ट, छपड़क और नागार्जुन। तो दोस्तों नागार्जुन जो थे वो नवरत्नों में शामिल नहीं थे, जबकि कालिदास, धन्वंतरी, बाराह मिहिर, अमर सिंह, छपड़क, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर पर बर्रुच जैसे विद्वान इसके नवरत्नों में शामिल थे। और ये नवरत्न संभवतः उज्जैन दरबार को सुशोभित करते थे, जो विक्रमादित्य की दूसरी राजधानी थी। अगला प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल में चीनी तीर्थयात्री फाहियान भारत आया था? तो ये था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासनकाल। और दोस्तों चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान ने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत में विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया। और जो फाहियान था उसका जन्म चीन के वुयांग नामक स्थान पर हुआ था। दोस्तों फाहियान ने भारत का या मध्य देश का जो वर्णन किया है, उसने उसे ब्राह्मणों का देश कहा है। कपिलवस्तु नगर को उजड़ा हुआ पाया। पाटलिपुत्र स्थित अशोक के राजमहल के बारे में लिखता है कि इसका निर्माण दैत्यों ने किया था। और तामलुक में 2 वर्ष रहकर फाहियान ने सूत्रों की प्रतिलिपियां तैयार की और बौद्ध प्रतिमाओं के चित्र बनाए। फाहियान अछूतों को चांडाल कहता है, जो गांव और नगरों के बाहर निवास करते थे। ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है दोस्तों कि फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो याद कर लीजिए, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। अगला प्रश्न है, उस गुप्त और वाकाटक रानी का नाम उल्लेख कीजिए जो देखिए जिसने अनुदान स्वरूप भूमि दी थी। तो सही उत्तर है उस गुप्त और वाकाटक रानी का नाम जो है प्रभावती गुप्ता है, और चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी, जिसका विवाह जो है वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ किया गया था। और कुछ दिन के बाद ही रुद्रसेन की मृत्यु हो गई थी और प्रभावती गुप्ता वाकाटक राज्य की संरक्षिका बनी थी, क्योंकि उसके दोनों पुत्र अवयस्क थे। अगला प्रश्न है, कुमार गुप्त किस गुप्त शासक की पत्नी थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी कुमार गुप्त, कुमार देवी। सम्राट कुमार गुप्त प्रथम की माता कौन थी? आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों ध्रुव देवी। ध्रुव देवी जो थी वो कुमार गुप्त प्रथम की माता थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद कुमार गुप्त प्रथम साम्राज्य की गद्दी पर बैठा। वह चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुव देवी से उत्पन्न उसका सबसे बड़ा पुत्र था। उसका गोविंद गुप्त नाम का एक छोटा भाई था, जो कुमार गुप्त के समय में वैशाली का राज्यपाल था। अगला प्रश्न है, किसके सोने के सिक्के वजन में सबसे अधिक भारी हैं? तो सही उत्तर है स्कंदगुप्त के सोने के सिक्के जो हैं वजन में सबसे अधिक भारी हैं।
अगला प्रश्न है मंदसौर प्रशस्ति की रचना किसने की थी, आपको बताना है दोस्तों। तो सही उत्तर है वत्स भट्टी। मंदसौर मालवा में स्थित था, इसका एक नाम दशपुर भी मिलता है और यहाँ से कुमारगुप्त के लेख में विक्रम संवत 529 यानी 473 ईस्वी दी गई है और यह लेख प्रशस्ति के रूप में है जिसकी रचना वत्स भट्टी ने की थी। ये संस्कृत का प्रकांड विद्वान था और इस अभिलेख में सूर्य मंदिर के निर्माण का भी वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है दोस्तों भीतरी। जो भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर में है, इसमें जो है स्कंदगुप्त के राज्यकाल में हूणों के आक्रमण का विवरण मिलता है। अगला प्रश्न इसी से संबंधित है, हूणों का आक्रमण कहाँ पर वर्णित है, तो ये भीतरी अभिलेख में जो गाजीपुर में है। अगला प्रश्न है, हूणों का प्रथम आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था, तो सही उत्तर है स्कंदगुप्त के शासनकाल में हूणों का प्रथम आक्रमण हुआ था। किस गुप्त शासक ने हूणों को पराजित किया था, तो उत्तर है दोस्तों स्कंदगुप्त ने। स्कंदगुप्त द्वारा हूणों को पराजित किया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। आप जानते हैं स्कंदगुप्त ने हूणों पर विजय प्राप्त की थी। हूणों के आक्रमण के समय जो है आक्रमण किसने किया था, हूणों ने किसके समय में भारत पर आक्रमण किया था, तो सही उत्तर है दोस्तों ये था गुप्त राजवंश का शासनकाल और हूणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था और स्कंदगुप्त के हाथों हूण बुरी तरह परास्त हुए थे। अगला प्रश्न है, हूण सरदार मिहिरकुल को किसने पराजित किया था, तो सही उत्तर है नरसिंहगुप्त ने। दोस्तों हूण नरेश मिहिरकुल बहुत क्रूर और आतताई था। वेनसांग के विवरण से पता चलता है कि उसने मगध के राजा बालादित्य पर आक्रमण किया था किंतु पराजित हुआ और बंदी बना लिया गया। वेनसांग ने जिस बालादित्य का उल्लेख किया है उसके समीकरण के विषय में मतभेद है, संभवतः वह नरसिंहगुप्त बालादित्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कराना है। सूची 1 में आपके जो हैं राजाओं के नाम हैं और उनसे संबंधित जो है नरेश और उनसे संबंधित नामों का मिलान करना है। तो देखिए कुमारगुप्त प्रथम, देखिए कुमारगुप्त प्रथम जो हैं ये देखिए अनंत देवी, महादेवी अनंत देवी उनसे संबंधित हैं कुमारगुप्त प्रथम। इसके अलावा चंद्रगुप्त द्वितीय ये महादेवी कुबेर नागा और चंद्रगुप्त प्रथम महादेवी कुमार देवी। ये सही सुमेरन आपका इस प्रकार से है। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों ने कौन सा विरुद्ध धारण नहीं किया था, आपको बताना है कि गुप्त शासकों ने कौन सी उपाधि या विरुद्ध नहीं धारण किया था। ऑप्शन है परमेश्वर, धर्म प्रवर्तक, परम भट्टारक या महाराजाधिराज। तो सही उत्तर है धर्म प्रवर्तक। गुप्त शासकों ने धर्म प्रवर्तक की उपाधि नहीं धारण की थी जबकि महाराजाधिराज, परम भट्टारक, एक राट, परमेश्वर जैसी विशाल उपाधियां धारण करते थे। दोस्तों गुप्त काल में बना हुआ दशावतार मंदिर कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो सही उत्तर है देवगढ़ में और ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जो प्राचीन समय में या पुराने समय में झांसी जिले में था वहाँ से ये मंदिर प्राप्त हुआ है और इस मंदिर में गुप्त मंदिरों की सभी विशेषताएं मिलती हैं। इसके अलावा भीतर गांव का मंदिर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में स्थित है और तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में तिगवा नामक स्थान पे है। दोस्तों गुप्तकालीन अन्य मंदिरों में एरण का विष्णु मंदिर, नचना कुठार का पार्वती मंदिर और भूमरा का शिव मंदिर उल्लिखित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मूर्ति में सबसे पहले रामायण के दृश्य प्रकट हुए थे, तो सही उत्तर है नचना कुठार। सबसे पहले रामायण के दृश्य नचना कुठार से प्राप्त मूर्ति में प्रकट हुए थे। अगला प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण है, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पाशुपतों का एक महत्वपूर्ण केंद्र कौन सा था, तो आपको बताना है। सही उत्तर है दोस्तों पाशुपत संप्रदाय या पाशुपतों का एक प्रमुख केंद्र चंद्रगुप्त द्वितीय के समय काल में मथुरा था। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है जिसकी उत्पत्ति ईसा पूर्व 2री शताब्दी में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ ऐतिहासिक महत्व का नहीं है। ऑप्शन देखिए, कालिदास का मालविकाग्निमित्रम,
विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, बाणभट्ट की कादंबरी और कल्हड़ की राजतरंगड़ी। तो देखिए बाणभट्ट की जो कादंबरी है वो ऐतिहासिक महत्व का नहीं है, जबकि मालविकाग्निमित्रम, मुद्रा राक्षस और राजतरंगड़ी तो आप जानते हैं घोषित रूप से ऐतिहासिक ग्रंथ है और ऐतिहासिक महत्व का है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। इसमें अपने प्राचीन भारत से संबंधित गुप्त और गुप्तोत्तर काल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।